हेलो साथियों। आज हम सीसीएस कंडक्ट रूल पे चर्चा करेंगे। ये मैराथन वीडियो होने वाली है और बहुत बड़ा रूल ये नहीं है, तो हम जल्दी इसको एंड करेंगे। इससे पहले मैंने कंडक्ट रूल से पहले मैंने लीव रूल्स, जीएफआर, ऑफिस प्रोसीजर, सीसीएस सीसीए रूल और एलटीसी रूल्स, ये 5 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज हम सीसीएस कंडक्ट रूल्स पे चर्चा करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें से आप 5 से 7 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आएंगे बिल्कुल। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, आने वाले टाइम में हम सीसीएस पेंशन रूल्स, एफआरएसआर यानी फंडामेंटल रूल सप्लीमेंट्री रूल्स, और जो हमारा आरटीआई है और ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स, ये 4 रूल्स हम और करने वाले हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है एफआरएसआर और पेंशन रूल्स। सीसीएस कंडक्ट रूल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। 5 से 7 क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वीडियो है सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 पर, और मैं ऑफिशियल पीडीएफ से ही पढ़ा रहा हूँ ताकि किसी भी तरह की कोई भी रूल हमसे छूटे ना, और 100% हम मार्क्स को हिट कर पाएँ, राइट। ये जो सीसीएस कंडक्ट रूल है, नाम से ही साफ है कि गवर्नमेंट सर्वेंट का कैसा कंडक्ट होना चाहिए, राइट। कि जैसे कि क्या किस टाइप से उसका बिहेवियर होना चाहिए, क्या वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, और जैसे देख सकते हैं स्ट्राइक्स और डेमोन्स्ट्रेशन में जा सकता है या नहीं, सेक्सुअल हरेसमेंट को लेकर इसमें चीज़ें होंगी, राइट। और प्रेस और मीडिया के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैसे बोल सकता है या नहीं, गिफ्ट्स डॉरी वगैरह लेना, राइट। प्राइवेट ट्रेड कर सकता है या नहीं, राइट। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई आपको ऑनर के लिए बुला रहा है, आपको विशेष अतिथि के रूप में, वो जा सकता है या नहीं। इन्वेस्टमेंट्स, लैंडिंग एंड बोरोइंग कर सकता है या नहीं, प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में है, राइट। इस टाइप की चीज़ें इसमें हैं हमारे पास। और वन बाय वन लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। पहले रूल में बेसिक डिटेल्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किन पे अप्लाई नहीं होगा। यहाँ दिया हुआ है कि जो रेलवे वाले बंदे हैं उन पे अप्लाई नहीं होगा, राइट। फिर है जो ऑल इंडिया सर्विस वाले हैं उन पे नहीं होगा। ऑल इंडिया सर्विस यानी आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईएफएस, उन पे भी अप्लाई नहीं होगा। रेलवे वाले हमने देख लिए, इन पे नहीं होगा। या प्रेसिडेंट कोई जनरल ऑर्डर से निकाल दे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। रेलवे पे नहीं होगा, और ऑल इंडिया सर्विसेज यानी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इन पे। नेक्स्ट है कुछ डेफिनेशंस। गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज सिंपल। गवर्नमेंट सर्वेंट का क्या मतलब है? गवर्नमेंट सर्वेंट का यहाँ मतलब है पर्सन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू एनी सिविल सर्विस, राइट। सिविल सर्विस तो इम्पोर्टेंट है, यानी सिविल, नॉट डिफेंस। बट इसमें डिफेंस के कौन से बंदे शामिल हैं? जो सिविलियंस हैं, सिविलियन इन ए डिफेंस सर्विस, राइट। यानी मान लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है जैसे कि, तो उनका सेक्रेटेरियल स्टाफ होगा, वहाँ पे भी एलडीसी, यूडीसी वगैरह होंगे, तो वो भी इसमें शामिल होंगे, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट किसी
पर्टिकुलर काम से किसी कंपनी में लगाया गया है, किसी कॉरपोरेशन में या किसी लोकल अथॉरिटी में लगाया गया है, मान लो किसी कंपनी में भेज दिया उसको, प्राइवेट कंपनी में या किसी कॉरपोरेशन में, तो क्या उसको गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाएगा? क्या उस पे ये कंडक्ट रूल लागू होंगे? बिल्कुल लागू होंगे। ये यहाँ लिखा हुआ है, बी डीम्ड टू बी ए गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी उसको गवर्नमेंट सर्वेंट ही माना जाएगा। फिर क्वेश्चन आता है, अगर वो इन सब में अपॉइंटेड है किसी कंपनी में और उसकी सैलरी जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं आ रही है, तो भी उसको गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाएगा, राइट? भले ही यहाँ से ना आ रही हो, कोई इशू नहीं है, बट फिर भी वो प्राइमरली तो गवर्नमेंट सर्वेंट है ना। बाद में उसको भले ही किसी कंपनी में लगाया गया हो, भले ही उसकी सैलरी यहाँ से ना आ रही हो, बट प्राइमरली अपॉइंट वो ऐसा कुछ ऑडिटर्स के केस में हो सकता है। ऑडिटर्स को कॉरपोरेशंस के भी ऑडिट करने होते हैं कई बार, या कहीं भी किसी भी सिलसिले में गवर्नमेंट सर्वेंट्स को किन्हीं कंपनियों में जाना पड़ता है, राइट? तो भी वो गवर्नमेंट सर्वेंट माने जाएंगे। ओके, फाइन। फिर हम फैमिली की डेफिनेशन देख लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हम एक बार थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं वो देख लेते हैं कि इसमें जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसकी वाइफ और हस्बैंड तो होगा ही होगा, उसके बच्चे और स्टेप सन स्टेप डॉटर भी होंगे, राइट? बट कौन नहीं होगा? अगर वाइफ या हस्बैंड सेपरेटेड है, राइट, अलग हो गए, मान लो तलाक हो गया है, वटेवर, डिवोर्स हो गया लेट्स से, और कोर्ट ने उसको डिक्लेयर किया फाइनली, राइट? सो उस केस में उनको मेंबर नहीं माना जाएगा, राइट? सो वाइफ और हस्बैंड अगर सेपरेटेड हैं, अलग हो गए हैं एक दूसरे से, सो वो फैमिली में नहीं आएंगे। सिंपल सी बात, राइट? और सन और डॉटर तो हैं ही, स्टेप सन स्टेप डॉटर भी हैं, और एनी अदर पर्सन, कोई ब्लड से जुड़ा हो, तो उसमें मदर फादर भी आ जाते हैं, राइट? ब्लड से जुड़ा होना चाहिए या मैरिज से जुड़ा होना चाहिए, एनी अदर पर, यानी इसमें सारे ही आ गए, जो जो ब्लड से जुड़े हैं, जो जो मैरिज से जुड़े हैं, तो हमारा काम आसान हो गया, राइट? सो हमें ब्लड और मैरिज ही ध्यान रखना है बस। ओके, और इसके बाद कुछ जनरल चीज़ें हैं, थर्ड पॉइंट पे हम आ गए हैं। सो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा देखने वाला नहीं है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को इंटेग्रिटी मेंटेन रखनी चाहिए, डिवोशन होना चाहिए ड्यूटी के प्रति, राइट? और फिर ये तीसरा पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं, राइट? इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, इनको आप होल्ड करना है, ये आप थोड़ा फोकस करिए। तीसरा पॉइंट, उसको ही शैल नॉट डू एंड नथिंग विच इज़ अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ये ऑप्शन में आ सकता है, राइट? कि कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे वो गवर्नमेंट सर्वेंट ही ना रहे, कहीं पता चले कि जॉब दी है और वो खेती करने लग गया। सो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, अनबिकमिंग, राइट? ये नहीं होना चाहिए। बाकी सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, एथिकल, न्यूट्रलिटी, मेरिट, फेयरनेस, इम्पार्शलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, कर्टसी, गुड बिहेवियर, राइट, पब्लिक इंटरेस्ट, ये सब बेसिक बातें हैं, ये इन पे क्वेश्चन नहीं आएगा, राइट? आएगा भी तो आप अपने विवेक से कर सकते हैं, फाइन। उसके बाद एक अच्छा सा पॉइंट आता है कि उसको डिक्लेयर करना है प्राइवेट इंटरेस्ट रिलेटिंग टू हिज पब्लिक ड्यूटीज, राइट? यानी मान लो उसको कोई पब्लिक ड्यूटी दी गई है और उसमें कोई उसका प्राइवेट इंटरेस्ट आ रहा है, खुद का कोई स्वार्थ आड़े आ रहा है, तो वो उसको बताना पड़ेगा, राइट? इसका उदाहरण हो सकता है, मान लो उसको एग्जामिनर बनाया गया है और उसका खुद का ही कोई रिलेटिव एग्ज़ाम देने आ रहा है, तो ये उसका प्राइवेट इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो सकता है,
राइट। सो उसको वो बताना पड़ेगा कि भाई मेरा बंदा एग्ज़ाम देने आ रहा है, तो राइट डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जैसे कि उसको दूसरों के बोझ, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में नहीं आना है, किसी के भी मिसयूज़ नहीं करना है अपनी पोजीशन का, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स और खुद के बेनिफिट के लिए कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, राइट। मेरिट पे डिसीजन लेना है, राइट। फेयरनेस, इम्पार्शलिटी यानी निष्पक्षता के साथ फैसले लेने हैं, राइट। कोई भी लॉ या रूल का पालन करना है, उसको तोड़ना नहीं है। डिसिप्लिन उसको मेंटेन रखना है। कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी इंफॉर्मेशन जो है लीक नहीं करनी है। यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग लाइन आती है, ये वाला पॉइंट आप ध्यान से देखें। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल in the performance of his official duty or in exercise of powers conferred on him act otherwise than in his best judgment। यानी किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को हमेशा अपनी बेस्ट जजमेंट के साथ ही एक्ट करना है, राइट। एक्सेप्ट व्हेन, किस केस में नहीं करना है अपनी जजमेंट से, जब वो अपने सुपीरियर की डायरेक्शन के अंडर हो, राइट। मान लो सुपीरियर आपको कुछ करने को कह रहा है और आपको नहीं तो मैं तो अपने ही बेस्ट जजमेंट से करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुपीरियर की डायरेक्शन मानी जानी चाहिए, राइट। उसके बाद सुपीरियर की डायरेक्शन तो माननी है, बट वो राइटिंग में होनी चाहिए, ओरल नहीं होनी चाहिए। अगर ओरल है भी तो उसको हमें कंफर्म कर लेना है बाद में, राइट। तो रूल 3A क्या कहता है कि प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए, कर्टसी होनी चाहिए। कर्टसी यानी सम्मान के भाव से, यानी उसको डिसकॉर्टियस मैनर में बिहेव नहीं करना है और डिले नहीं करना है काम में, राइट। तो दो बातें ध्यान रखनी है। प्रॉम्प्ट होना चाहिए, प्रॉम्प्ट यानी फास्ट, क्विक। कर्टसी यानी सम्मान के साथ रहना है, राइट। डिसेंसी के साथ रहना है, फाइन। 3B इज अबाउट ऑब्जर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसका पालन करना है, राइट। फिर चाहे वो एनवायरनमेंट को बचाने की बात हो, वाइल्ड लाइफ को बचाने की बात हो, या हमारी सांस्कृतिक धरोहर यानी कल्चरल हेरिटेज को बचाने की बात हो, राइट। नेक्स्ट आता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी भी वुमेन का वर्क प्लेस पे उसमें इंडल्ज नहीं होना है खुद को, और उसको एप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने हैं ताकि सेक्सुअल हैरेसमेंट को प्रिवेंट किया जा सके। सेक्सुअल हैरेसमेंट में क्या आता है, इसमें फिजिकल तो आएगा ही आएगा, राइट। यहाँ पे देखें अगर हम, तो फिजिकल तो आएगा ही आएगा, दिस पार्ट। या अगर कोई डिमांड भी कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है सेक्सुअल फेवर्स के लिए, तो वो भी आएगा। या सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स भी दे रहा है, यानी कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है जो सेक्सुअली कलर्ड है, जो भद्दा है, राइट। या पोर्नोग्राफी दिखा रहा है, या कोई भी ऐसा अनवेलकम फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट है जो सेक्सुअल नेचर का है, वो भी आएगा। यानी फिजिकल तो है ही है, इसके बाद मुंह से बोलना, राइट, फेवर लेना, राइट, रिक्वेस्ट करना, यहाँ हो गया बोलना, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, कुछ दिखाना, पोर्नोग्राफी,
यहाँ पे कुछ भी ऐसा कंडक्ट, फिजिकल, वर्बल और नॉर्मल, कैसा भी हो सकता है, तो यानी सब कुछ आ गया इसमें. सो दिस इज द सेक्सुअल हरेसमेंट. उसके बाद एम्प्लॉयर अगर कुछ पर्टिकुलर एक्ट या बिहेवियर करता है तो उसको भी सेक्सुअल हरेसमेंट माना जाएगा. वो बिहेवियर कैसा है? अगर वो कह रहा है कि मैं तुम्हें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दूंगा जॉब में, एम्प्लॉयमेंट में, राइट, प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें जॉब दिलवाऊंगा, या कह रहा है कि मैं जॉब से निकाल दूंगा, यानी डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट, यानी डरा रहा है, राइट. ये भी सेम बात यहाँ लिखी हुई है, प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, इसको लेकर धमका रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है, यानी बीच में आड़े आ रहा है उसके काम में, और इंटिमिडेटिंग और ऑफेंसिव हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है उसके लिए, यानी उसने माहौल ही ऐसा बना दिया है जिससे वुमेन डर के रहती है. ऑफेंसिव और हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट उसने बना दिया है, और ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट कर रहा है उसके साथ टू अफेक्ट हर हेल्थ और सेफ्टी. यानी तो ऑप्शंस में ये चीज़ें आ सकती हैं, राइट, कि अगर उसने एनवायरनमेंट ऐसा बना दिया है, ऑफिस का माहौल माहौल ख़राब कर दिया है, तो क्या ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है? बिल्कुल है, राइट. अगर कोई प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें जॉब दूंगा या जॉब से निकाल दूंगा, तो ये वाली सारी चीज़ें भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है, राइट. तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है. नाइस. फिर यहाँ पे आती है वर्क प्लेस. वर्क प्लेस की क्या डेफिनेशन है? वर्क प्लेस में वही कोई डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टैब्लिशमेंट, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, यूनिट जो फाइनेंस्ड है, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. पूरी तरह से भी हो सकती है और सब्सटेंशियली भी हो सकती है, राइट. एस्टैब्लिश्ड, ओन्ड, कंट्रोल्ड और फाइनेंस, यानी एस्टैब्लिश किया है, ऑन करती है, कंट्रोल करती है और फाइनेंस, पैसा भी देती है. ऐसे डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा को हम कहेंगे. इसमें हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स भी आ जाते हैं, लाइक एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, राइट, नर्सिंग होम्स, फाइन. इसके अलावा स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गेमिंग वेन्यू, राइट. ये सब वो चीज़ें हैं जहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जाते रहते हैं, गेम्स होते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल प्रतियोगिताएं होती है, गेम्स होते हैं. जैसे डीडीए के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, वो भी गवर्नमेंट ओन्ड है, राइट. या ट्रांसपोर्टेशन, मान लो ऑफिस से घर जाने के लिए बस यूज़ होती है, या किसी काम के लिए भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर बाहर भेजा जाता है गवर्नमेंट व्हीकल से या किसी भी व्हीकल से, तो ट्रांसपोर्टेशन भी वर्क प्लेस की डेफिनेशन में आएगा. ड्वेलिंग प्लेस और ए हाउस, ये भी वर्क प्लेस की डेफिनेशन में आएगा. अगर क्वार्टर्स वगैरह हैं किसी ऑफिस में, क्वार्टर्स, तो वो भी वर्क प्लेस की ही डेफिनेशन में आएंगे, राइट. सो ये सब चीज़ें हैं इसमें. सो सीसीएस कंडक्ट रूल के चौथे रूल में है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपने रिलेटिव्स को एम्प्लॉयमेंट देने के बारे में, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को अपनी पोजीशन का यूज़ नहीं करना है अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को किसी भी कंपनी या फर्म में एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए, राइट, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट. अपनी पोजीशन का यूज़ नहीं करना है, राइट. कोई भी क्लास 1 ऑफिसर, यहाँ पे ध्यान रखना है हमें, सेकंड पॉइंट पे हम देख रहे हैं, नो क्लास 1 ऑफिसर, यानी किसी भी ग्रुप ए या क्लास 1 अधिकारी को अपने सन डॉटर या किसी भी डिपेंडेंट को
अलाउ नहीं करना है कि वो एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट करे किसी भी ऐसी कंपनी में जहां उसकी ऑफिशियल डीलिंग्स है, राइट। मान लो ये कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, राइट, इसकी किसी कंपनी के साथ डीलिंग है, यानी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह देते हैं इसको काम करने के लिए, टेंडर्स वगैरह देते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी को। तो ये अपने बेटे को इस कंपनी में परमिट नहीं करेगा जाने के लिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सैंक्शन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। और मान लो वो सैंक्शन नहीं ले पाता है, बहुत ही टाइम लिमिट है, जल्दी ही ज्वाइन करना है इस बच्चे को, ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, तो ऐसे में जैसे ये ज्वाइन करता है तो इसको एम्प्लॉय को इंटीमेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को जल्दी ही, राइट। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है बात। और जब तक गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती तब तक जो इसने ज्वाइन किया है ये प्रोविजनल रहेगा, इसको कभी भी हटाया भी जा सकता है, राइट। सो ये एम्प्लॉय जिसकी इस कंपनी के साथ डीलिंग थी, डायरेक्ट गवर्नमेंट का काम करती थी ये कंपनी, टेंडर वगैरह लेती थी, तो डायरेक्ट डील कर रहा है इस कंपनी से, तो ये अपने बच्चे को यहाँ एम्प्लॉय नहीं बना सकता इस कंपनी का बिना गवर्नमेंट की परमिशन के, राइट। सो कोई भी उसकी फैमिली मेम्बर है तो उसको इंटीमेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को जैसे ही वो एम्प्लॉय बनता है उस पर्टिकुलर कंपनी का जिसके साथ उसकी डीलिंग है, राइट। इंटीमेट करना पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट है वो इसका बिल्कुल उल्टा है कि मान लेते हैं पहले से ही उसका कोई बंदा एम्प्लॉयड है उस कंपनी में, राइट। तो वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो उस कंपनी के साथ डील नहीं करेगा किसी भी मैटर में। फिर क्या करेगा वो अपने सीनियर को बता देगा, सीनियर को बता देगा और वो फाइनल जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी वो डिसाइड करेगी, राइट। सो ये ना तो अपने किसी पर्सन को किसी कंपनी में एम्प्लॉय करा सकता है, और एम्प्लॉय अगर है ऑलरेडी तो ये उस कंपनी से डीलिंग नहीं कर सकता है, ओके। टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस, ये है हमारा पॉइंट नंबर, रूल नंबर 5। तो किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को खुद को एसोसिएट नहीं करना है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जो पॉलिटिक्स में पार्ट कर लेती है। जैसे आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करती है, और किसी भी पार्टी को असिस्ट भी नहीं करना है किसी भी मैनर में इन एनी पॉलिटिकल मूवमेंट और एक्टिविटी। सो ऐसी एक्टिविटीज़ से दूर रहना है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से, ओके। उसके बाद देखते हैं क्या उसका कोई फैमिली मेम्बर वो ले सकता है पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्ट। वो ले तो सकता है बट देखना पड़ेगा कि वो कहीं गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के प्रति सबवर्जिव तो नहीं है, यानी कहीं उसका जो फैमिली मेम्बर है वो ऐसी पार्टी में या ऐसे मूवमेंट में तो इन्वॉल्व नहीं है कि जो बिल्कुल ही गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये ड्यूटी है गवर्नमेंट सर्वेंट की कि वो अपने फैमिली मेम्बर का ध्यान रखें कि वो किसी भी ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करें जो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट्स को लेकर सबवर्जिव है, राइट। और वो अगर ऐसा करने से अनेबल है, अगर वो रोक नहीं पा रहा है, उसका कहा सुना मान नहीं रहे हैं कोई, अनेबल टू प्रिवेंट है, अगर वो रोक नहीं पा रहा है किसी को भी, उसके हाथ से बाहर है उसके घर वाले, तो ऐसे केस में उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को,
रिपोर्ट करके बता दे भी मैं ऐसा नहीं रोक पा रहा हूँ, नहीं रोक पा रहा हूँ ऐसी मूवमेंट और एक्टिविटी से जो सबवर्जिव है, सबवर्जिव यानी नुकसानदायक। सो गवर्नमेंट के लिए सबवर्जिव कोई भी एक्टिविटी हो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर। इन जनरल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो सकती है उसके फैमिली मेम्बर्स की, बट सबवर्जिव टू द इंटरेस्ट्स ऑफ गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट के हितों को नुकसान करने वाली नहीं होनी चाहिए। सो ये ध्यान रखना है हमें कि वो खुद तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं कर सकता, उसके फैमिली मेम्बर उन एक्टिविटीज़ में नहीं कर सकते जो सबवर्जिव है, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है कैनवस। कैनवस करना यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का को बढ़ावा देना, उसको प्रमोट करना, राइट। कैनवसिंग भी नहीं कर सकता है ये, और अपना इन्फ्लुएंस भी यूज़ नहीं कर सकता है किसी भी इलेक्शन में, राइट। कहीं बीजेपी का झंडा लेके खड़ा हो जाए या कांग्रेस का लेके, किसी भी पार्टी का कैनवसिंग नहीं करनी है, यानी वोट नहीं मांगने। कैनवसिंग ऐसा होता है जा जा के वोट मांगना किसी के लिए या सपोर्ट मांगना, उसको कहते हैं कैनवसिंग करना, राइट। ओके, सो दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे। राइट टू वोट उसके पास है, वोट डाल सकता है, वो उसको इंडिकेट नहीं करना है कि उसने किसको वोट डाला, राइट। कहीं वो दिखाने लग जाए किसी भी तरीके से कि मैंने इस पार्टी को वोट डाला है, ऐसा नहीं करना है। या उसकी इलेक्शन ड्यूटी लग गई है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन में, तो वो ठीक है, कर सकता है, कोई इशू नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या वो अपनी गाड़ी के ऊपर या अपने घर के ऊपर कोई सिंबल लगा सकता है, किसी पार्टी का झंडा टांग लिया जैसे कि, तो ये अलाउड नहीं है, ओके। सो छठा रूल है एसोसिएशंस। सो ऐसी एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करना है जो देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध है, सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी, यानी देश को तोड़ने का काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएट नहीं करना है। फिर पॉइंट आता है 7, स्ट्राइक्स, डेमोन्स्ट्रेशन। सो उसको, एक तो है डेमोन्स्ट्रेशन, एक है स्ट्राइक। स्ट्राइक तो कर ही नहीं सकता बिल्कुल भी। स्ट्राइक यानी धरना, यानी काम छोड़ के बाहर बैठ गए हैं और अपनी मांगे मनवाने के लिए धरना दे के बैठ गए हैं, स्ट्राइक कर दी है, बिल्कुल ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन, उन डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता जो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया या सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन को अफेक्ट करती है, यानी वही देश को तोड़ने वाली बात। ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन, प्रदर्शन कर सकता है वो, बट देश की एकता और अखंडता, सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को तोड़ने वाला डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, ओके। सो ये रहा डेमोन्स्ट्रेशन, ये रहा स्ट्राइक। फिर बात आती है प्रेस और मीडिया, यानी वही अखबार वगैरह जो है उसकी मैनेजमेंट का या उसकी ऑनरशिप का वो पार्ट नहीं बनेगा। अगर बनना है तो प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी पहले अनुमति लेनी पड़ेगी सरकार की, तो ही बन सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शामिल है, राइट। पब्लिकेशंस भी हैं, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, या ऑनलाइन किसी का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। सो इसमें एक्सेप्शन है, वो किसी अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के डिस्चार्ज में कोई बुक पब्लिश करता है। मान लो कोई नीति आयोग का बंदा है, नीति आयोग का काम करती है पॉलिसी मेकिंग, उस जैसे अमिताभ कांत थे, तो उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की थी इंडिया की डेवलपमेंट पे, तो अलाउड है वो, राइट। या पार्टिसिपेट्स इन ए पब्लिक मीडिया, जैसे बहुत सारे पुराने जो एक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं वो राज्यसभा टीवी पे, संसद टीवी पे या दूसरे टीवी चैनल्स पे आते हैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, राइट।
या कोई इंसिडेंट हो जाता है तो जो एसपी होता है या जो कोई पब्लिक ऑफिशियल होता है वो मीडिया में आता है, तो वो अलाउड है, कोई इशू नहीं है उसमें, राइट। लेकिन बुक पब्लिश करते हुए उसको ये ज़रूर क्लियर करना है कि व्यूज़ एक्सप्रेस्ड बाय हिम आर हिज ऑन एंड नॉट डेट ऑफ गवर्नमेंट, यानी ये उसके खुद के व्यूज़ हैं, गवर्नमेंट के नहीं हैं, राइट। सो नौवां पॉइंट है क्रिटिसिज्म, नो क्रिटिसिज्म, राइट। सो किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को कहीं भी रेडियो ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कहीं भी एनोनिमसली या ट्रांस व्हाटएवर, राइट, कहीं भी एडवर्स क्रिटिसिज्म नहीं करना है किसी भी पॉलिसी या एक्शन का, सेंटर हो या स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट का अगेंस्ट नहीं बोलना है। यहाँ भी एक्सेप्शन है कि कोई ऑफिस बियरर है किसी ट्रेड यूनियन का, यानी मज़दूरों की यूनियन का, या किसी एसोसिएशन का गवर्नमेंट सर्वेंट्स की, तो वो अपनी जो कंडीशंस ऑफ सर्विस है या अपने जो इंटरेस्ट्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए अपनी बात को रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, राइट। मान लो किसी को संडे की छुट्टी नहीं मिल रही है किसी ऑफिस में, तो ऑफ कोर्स वो उनकी जेन्युइन डिमांड है, वो आप उसको लेकर क्रिटिसाइज कर सकते हो गवर्नमेंट को, वो कंडीशंस ऑफ सर्विस में आ गई, राइट। सो ये इम्पोर्टेंट है। और आप कोई ऐसी भी बात नहीं बोल सकते जिससे किसी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच संबंध खराब होते हों, या केंद्र सरकार और किसी दूसरे देश के बीच संबंध खराब होते हों, राइट। ओके, सो नेक्स्ट इज 10वां पॉइंट, 10 एविडेंस, राइट, 10 एविडेंस बिफोर कमेटी और एनी अथॉरिटी। सो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको बिना गवर्नमेंट की सैंक्शन लिए, बिना गवर्नमेंट की अनुमति लिए कोई एविडेंस नहीं देना है किसी भी इंक्वायरी में, अगर वो कंडक्ट कराई जा रही है किसी भी पर्सन, कमेटी या अथॉरिटी के द्वारा, राइट। सो कोई एविडेंस देने नहीं पहुंच जाना है बिना सरकार से पूछे। और मान लो सरकार ने अनुमति दे भी दी तो वहाँ सरकार को क्रिटिसाइज़ नहीं करने लगे जाना है, क्रिटिसाइज़ नहीं करना है सरकार की पॉलिसी या एक्शन को, राइट। यहाँ भी एक्सेप्शन है, अगर सरकार ने ही कोई अथॉरिटी अपॉइंट की है वहाँ आप एविडेंस देने जा सकते हैं। कोई जुडिशियल इंक्वायरी है, यानी कोर्ट अगर इंक्वायरी कर रही है वहाँ आप जा सकते हैं। कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, यानी किसी एम्प्लॉई के अगेंस्ट ही डिपार्टमेंट वालों ने इंक्वायरी चला रखी है सीसीए रूल के तहत, इस पे भी हम स्टडी कर चुके हैं, राइट। वहाँ भी आप एविडेंस देने जा सकते हैं, यानी जुडिशियल इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और गवर्नमेंट ने ही कोई कमेटी या अथॉरिटी अपॉइंट की है, वहाँ आप बिल्कुल एविडेंस देने जा सकते हैं। फिर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन, यानी दूसरों को बताना, ये इस पे क्या रूल है कि उसको कम्युनिकेट कर सकता है वो अंडर आरटीआई एक्ट 2005, कोई इशू नहीं है, बट वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है जो कि कैसी हो, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को नहीं दे सकता है, या वो अथोराइज्ड ही नहीं है वो इंफॉर्मेशन देने के लिए तो भी नहीं दे सकता है, क्लासिफाइड हो तो नहीं दे सकता है, राइट। फिर देखते हैं सब्सक्रिप्शंस, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी भी तरह के फंड्स रेज नहीं करने हैं बिना सरकार की अनुमति लिए, ना ही खुद को एसोसिएट करना है। मान लो कोई चंदा इकट्ठा करने निकल गए किसी काम के लिए, राइट, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, कोई भी फंड रेजिंग आपको नहीं करनी है, पैसा इकट्ठा नहीं करना है पब्लिक से, ऐसे काम में नहीं इन्वॉल्व होना है, इसे कहते हैं सब्सक्रिप्शंस।
फिर 13 रूल नंबर है गिफ्ट्स। गिफ्ट तेरा, राइट, तेरा गिफ्ट। सो किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को एक्सेप्ट नहीं करना है, ना ही उसकी फैमिली को और ना ही किसी और पर्सन को उसके बिहाफ पे कोई गिफ्ट नहीं लेना है। सिंपल सी बात है। और उस गिफ्ट में क्या क्या इन्वॉल्व होगा? ट्रांसपोर्टेशन, कोई बोले कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पिक कर लूँगा डेली, ये भी पैसा इन्वॉल्व है ना इसमें। लॉजिंग यानी रहने की व्यवस्था कर देना, ऐसा भी नहीं लेना है। हाँ, आप अपने नियर रिलेटिव से ले सकते हो और आपका कोई पर्सनल फ्रेंड हो उससे ले सकते हो, ये दो चीज़ ध्यान रखनी है। कोई आपका नियर रिलेटिव हो कोई इशू नहीं है, पर्सनल फ्रेंड हो कोई इशू नहीं है। बाकी आप किसी से भी ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिंग, बोर्डिंग ऐसा कुछ नहीं ले सकते हैं। कैजुअल मील, भाई कोई बोला आज डिनर मेरी तरफ से तो कोई इशू नहीं है। फ्रीक्वेंट नहीं होना चाहिए, वो लैविश नहीं होना चाहिए, राइट। उसके बाद गिफ्ट में ही फर्दर देखते हैं, अगर कोई शादी है, वेडिंग, एनिवर्सरी, जहाँ पे गिफ्ट देना एक नेसेसिटी है, तो वहाँ पे उसको अगर इन अमाउंट से ज़्यादा का होता है तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा सरकार को। तो वो अमाउंट क्या है ये देख लेते हैं। अगर कोई ग्रुप ए ऑफिसर है तो 25,000 यानी 25,000। ग्रुप बी है तो 15,000 यानी 15,000। और ग्रुप सी अगर है तो उस केस में 5,000। इससे ज़्यादा के अगर गिफ्ट्स मिल रहे हैं तो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। 5, 15, 25, 25,000 ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए। ये लिमिट्स याद रखनी है हमें, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इनसे एमसीक्यूज बनते हैं। इसको याद करने का तरीका ये हो सकता है, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एरर कर दिया है। ये था 7,500 यानी 7500, मैंने 5,000 बोल दिया था। और ग्रुप बी के लिए था 15,000, ये तो ठीक है। और ये हो गया 25,000 ग्रुप ए के लिए। इसको याद करने का तरीका मोबाइल फ़ोन से देख सकते हैं। कोई मोबाइल फ़ोन आजकल सबसे सस्ता जो होता है 7500 के आसपास से शुरू होता है, प्रीमियम रेंज 25,000 से शुरू होती है। तो गिफ्ट्स हमें ध्यान रखना है। तो शादी में मान लेते हैं ग्रुप ए इज़ प्रीमियम, सो 25,000, और जो सबसे सस्ता फ़ोन होगा 7500, राइट, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। सो डैट इज़ फॉर ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ए 7500, 1500 और 25,000। और बाकी केसेस में अगर हम देखें, इन एनी अदर केस, तो उसको बिना परमिशन के नहीं लेना है। उसकी वैल्यूज़ भी हम देख लेते हैं एक बार, राइट। यहाँ पे वैल्यू है ₹1,500, 1500 ग्रुप ए और बी के लिए, ₹500 इन केस ऑफ ए ग्रुप सी और डी। यहाँ पे 500, 1500 है ग्रुप ए और बी के लिए, और 500 है ग्रुप सी और डी के लिए। शादी में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बंदा प्रीमियम फ़ोन तो देगा ही देगा ना। 25,000 फॉर ग्रुप ए, 15,000 का फ़ोन ग्रुप बी को, और 7500 का ग्रुप सी को। ये तो शादियों में हो गया। नॉर्मल कंडीशन में बहुत कम है, सिर्फ 1500 का ही गिफ्ट ले सकते हो। इससे ज़्यादा अगर ले रहे हो तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ रिपोर्ट करना था, परमिशन नहीं लेनी थी अगर इससे ज़्यादा होता है तो। यहाँ पे सैंक्शन लेना है, सैंक्शन यानी परमिशन। 1500 और 500। सो ग्रुप सी और डी, आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, कोई गिफ्ट देगा तो 500 तक का देगा। एक 500 का नोट ध्यान रख सकते हो आप, मिनिमम नोट 500 का है ना,
तो ग्रुप सी और डी को 500 का देगा गिफ्ट, और 1500 का ग्रुप ए और बी को। ओके, और आप कहेंगे 1000 भी तो दे सकता था ग्रुप ए और बी को, बट 5 आना चाहिए। इन सब में 5 आ रहा है, ये देखो 25,000 में 5 आ रहा है, 15, 75, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। सो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके, सो अब हम बात करते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट इंडियन डेलीगेशन का पार्ट है, यानी इंडियन डेलीगेशन यानी कहीं बाहर जा रहे हैं फॉरेन कंट्री में, तो वो जो गिफ्ट्स ले सकता है, बट उसकी लिमिट जो है वो है ₹1000, यानी 1000 रुपये से ज़्यादा की गिफ्ट नहीं होनी चाहिए सारे मिला के, राइट। इसको ध्यान रख सकते हैं, 1000 का नोट इंडिया में तो चलता नहीं है, फॉरेन में चलता है, राइट। 1000 ये लिमिट ध्यान रखने का तरीका है। और पुरानी लिमिट्स रिवाइज करें अगर, तो ग्रुप सी और डी के लिए 500, ग्रुप ए और बी के लिए 1000, राइट। और शादी में 25,000, 15,000 और 7500। इनसे ज़्यादा का अगर हो यहाँ पे तो हमें रिपोर्ट करना है, बताना है लेने के बाद। यहाँ पे पहले परमिशन लेनी है, अगर इससे ज़्यादा का अगर आप गिफ्ट लेते हैं तो। सो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डॉरी यानी दहेज। ये तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, राइट। इसमें कुछ देखने वाला नहीं है। रूल नंबर आप थोड़ा देख सकते हैं, 13A। 13 में था 13 गिफ्ट, 13A में है डॉरी। सो रूल 14 है अबाउट पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट, यानी किसी गवर्नमेंट के सम्मान में किसी ने कोई पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज की है तो वो अलाउड नहीं है। कोई भी वैलिडिक्टरी एड्रेस वगैरह देने के लिए बुलाया गया हो, टेस्टिमोनियल या कोई मीटिंग, कोई एंटरटेनमेंट, उसके ऑनर में अगर ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, उसके ऑनर में, तो वो अलाउड नहीं है। फेयरवेल अलाउड है, यानी छोटा मोटा कोई पार्टी होगी, राइट। सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट्स, इसमें कोई इशू नहीं है। ये सिंपल और इनएक्सपेंसिव है तो कोई इशू नहीं है, राइट। अदरवाइज अलाउड नहीं है, ओके। इसके बाद एक नोट यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्रेशर नहीं करना है किसी को भी। क्या करने के लिए? सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब यानी पैसा, चंदा दान देने के लिए, चंदा देने के लिए कोई भी फेयरवेल या एंटरटेनमेंट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है तो उसके लिए हम किसी को पैसा देने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते। और क्लास 3 और 4 एम्प्लॉयज़ को तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, राइट। क्लास 3 और 4 को से अगर हम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, यानी पैसा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो जो फेयरवेल जिसका हो रहा है वो क्लास 3 और 4 का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी वाले एम्प्लॉय से हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं किसी ग्रुप ए वाले की फेयरवेल पार्टी के लिए, ऐसा अलाउड नहीं है। हाँ, डी का डी के लिए किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। डी का सी के लिए भी किया जा सकता है, राइट। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके बाद आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि है प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट, यानी नौकरी के साथ साथ एक और नौकरी। क्या ये अलाउड है? लेट्स सी। सो इसको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। हाँ, अगर करना है तो प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा, सरकार की अनुमति है तो कर सकते हैं। सो कोई भी ट्रेड और बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, राइट। कोई भी एम्प्लॉयमेंट के लिए नेगोशिएट भी नहीं कर सकता है, या कि मुझे भाई एम्प्लॉयमेंट दो, ऐसा नहीं कह सकता है वो। कोई इलेक्टिव ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता है जहाँ पे चुना जाता हो, राइट। और ना ही किसी के लिए कैनवस कर सकता है। कैनवस यानी वोट मांगना किसी के लिए। कोई इलेक्टिव ऑफिस है, मान लो किसी
किसी कोऑपरेटिव बॉडी के किसी मेंबर को चुना जाना है तो उसके लिए वो वोट भी नहीं मांग सकता है, कैनवस भी नहीं कर सकता है उसके लिए, राइट। कोई इंश्योरेंस एजेंसी है, कमीशन एजेंसी है जो उसकी फैमिली मेंबर ऑन कर रहे हैं, उसके लिए भी वो कैनवेसिंग नहीं कर सकता है। कहीं भाई अपने स्टाफ को जाके कहने लग जाए कि भाई मेरे वाइफ या मेरे बच्चों की एक एजेंसी है, आप उसमें पैसा लगाओ, ऐसा नहीं कह सकता है वो, बिल्कुल नहीं कह सकता, राइट। इसके अलावा उसको पार्टिसिपेट नहीं करना है मेकिंग ऑफ, यानी उसकी प्रोडक्शन में, किसके, किसी भी स्पॉन्सर्ड मीडिया प्रोग्राम के, कोई भी मीडिया प्रोग्राम जो गवर्नमेंट द्वारा कमीशन्ड है और प्राइवेट कंपनी द्वारा प्रोड्यूस्ड है, उसमें भी नहीं करना है। प्राइवेटली प्रोड्यूस्ड मीडिया प्रोग्राम, इसकी भी मेकिंग में, ये मेकिंग वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना है, राइट। ये तो हमने देख लिया कि वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकता है। अब क्या कर सकता है वो देख लेते हैं। कोई भी ऑनरेरी वर्क वो कर सकता है सोशल और चैरिटेबल नेचर का, यानी समाज सेवा वाला काम, कोई इशू नहीं है। वो ओकेजनल वर्क कर सकता है लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक कैरेक्टर का, यानी कोई रिसर्च जैसा कुछ काम करना है उसको, कोई आर्ट बनानी है उसको, कोई लिटरेरी यानी कोई बुक लिखना चाहता है वो, राइट। ओकेजनल होना चाहिए, ये उसका प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए। फिर वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है एज एन अमेच्योर, राइट। यहाँ परमिशन नहीं चाहिए, राइट, ये ध्यान रखना। इसके अलावा एक और एक्टिविटी है, रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ ए लिटरेरी, साइंटिफिक और चैरिटेबल सोसाइटी और एक क्लब, जिसका एम है स्पोर्ट्स, कल्चर, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए, राइट। सो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए गवर्नमेंट की कोई भी सैंक्शन की नीड नहीं है, बिना अनुमति के कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऑनरेरी वर्क करना है सोशल, चैरिटेबल, समाज सेवा वाला, ये लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। लिटरेरी, साइंटिफिक और आर्टिस्टिक। स्पोर्ट्स कोई इशू नहीं है, बट अमेच्योर होना चाहिए, राइट। फाइन। फिर वो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके रजिस्ट्रेशन में, प्रमोशन में और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट के बेनिफिट के लिए बनी है और जो कि रजिस्टर हुई है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है उसके तहत। यहाँ था सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, क्योंकि यहाँ बात कर रहे थे हम चैरिटेबल सोसाइटी की, क्लब की, राइट, लिटरेरी, साइंटिफिक, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बेनिफिट के लिए बनी हो। दोनों में ही कोई इलेक्टिव ऑफिस होल्ड नहीं करना है। ये नहीं कि किसी इन ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन बन के बैठ गया हो जिसको पैसे मिल रहे हो, ये अलाउड नहीं है। हाँ, आप उनके प्रमोशन में, उनके मैनेजमेंट में और रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। किसके? कोऑपरेटिव सोसाइटी, अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, और कोई भी लिटरेरी, साइंटिफिक और चैरिटेबल सोसाइटी हो या क्लब हो, उसमें कर सकते हैं। सो ये लिटरेरी, साइंटिफिक, चैरिटेबल, आर्टिस्टिक, स्पोर्ट्स, ये वर्ड आ जाए मतलब अलाउड है, सिंपल, राइट। से रिवाइज कर लेते हैं।
कि यहाँ पे ये अलाउड नहीं है। मेकिंग ऑफ स्पॉन्सर्ड मीडिया, मीडिया प्रोग्राम कमीशन्ड बाय गवर्नमेंट, राइट, प्राइवेटली प्रोड्यूस्ड मीडिया प्रोग्राम इंक्लूडिंग वीडियो मैगजीन, इनकी मेकिंग में उसको पार्टिसिपेट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, यहाँ एक एक्सेप्शन है कि अगर वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में ऐसा कर रहा है, यानी मान लेते हैं कोई दूरदर्शन में काम करता है तो वो तो मेकिंग करेगा ही ना, वहाँ अलाउड है, राइट। सो ये हमने देख लिया है कि प्राइवेट ट्रेड में क्या क्या प्रीवियस सैंक्शन के साथ कर सकते हैं और क्या क्या बिना परमिशन के कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं जो बिना परमिशन के कर सकते हैं, और यहाँ हमने देखा कि इनके लिए परमिशन चाहिए, राइट। सो ये रूल हमारा यहाँ ख़त्म होता है। लेट्स मूव ऑन। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कोई भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको कोई भी फीस एक्सेप्ट नहीं करनी है अगर उसने कोई काम किया है किसी प्राइवेट या पब्लिक बॉडी के लिए, यानी वो चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो या कोई प्राइवेट पर्सन के लिए किया हो, कोई भी फीस एक्सेप्ट नहीं करनी है। हाँ, अनुमति लेके कर सकते हैं कि फ़लानी जगह मैं आज पेपर चेक करने जा रहा हूँ, मैं इतनी फ़ीस लूँगा, राइट। सो ये हो गई फ़ीस की बात, ये अलाउड नहीं है। फिर हम देखते हैं सब लेटिंग, यानी आपको कोई क्वार्टर मिला है, उसमें आप नहीं रह रहे, आप बाहर से किसी बंदे को ला रहे हो, वो उससे किराया ले रहे हो, इसे कहते हैं सब लेटिंग। यानी गवर्नमेंट ने तो आपको लेट किया और आप उसमें किसी और को लेट कर रहे हो, ये होगी सब लेटिंग, ये अलाउड नहीं है। और इसके अलावा लीज पे देना यानी ठेके पे देना भी अलाउड नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की, लेंडिंग की, बोरोइंग की, यानी उधार लेना देना और पूंजी निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना, जो कि हम करते रहते हैं। बट यहाँ पे स्पेक्यूलेशन की बात कही गई है। कोई भी बंदा, गवर्नमेंट सर्वेंट, किसी स्टॉक में, शेयर में और किसी भी इन्वेस्टमेंट में स्पेक्यूलेट नहीं करेगा। वो जो होते हैं ना डे ट्रेडिंग वाले बंदे, जो दिन रात उनका यही काम होता है कि कब स्टॉक गिरे, नीचे जाए, ऊपर जाए, तब हम बेचें, निकलें, ये सब काम गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं करने हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं बट स्पेक्यूलेटिव जो काम है ना, डे ट्रेडिंग वाले जैसे होते हैं, वो अलाउड नहीं है। जो ओकेजनल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो आप कर सकते हैं। आप पूरा धंधा नहीं बना सकते स्टॉक मार्केटिंग को अपना, स्टॉक मार्केट को अपना, राइट। ये जो फ्रीक्वेंट परचेज और सेल है ना, ये अलाउड नहीं है। ओकेजनल इन्वेस्टमेंट्स अलाउड है, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी भी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना है जो उसको फ्यूचर में इन्फ्लुएंस कर सके, राइट। मान लो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है जिसके साथ उसकी डीलिंग है, तो अगर उसमें इन्वेस्ट कर दिया है तो ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंस करेगी उस गवर्नमेंट सर्वेंट को, क्योंकि उसके इंटरेस्ट आ गए हैं उस कंपनी में, तो ये नहीं करना है। या आगे ये जो पॉइंट है इसमें ऐसा कहा गया है कि मान लो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये किसी पीएसयू है, गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, उसमें डिसीजन मेकिंग में है, उसका कोई बड़ा अधिकारी है, उसको पता चलता है कि इसका आईपीओ आने वाला है, यानी इसके शेयर्स जो हैं शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाले हैं पहली बार, तो वो ना तो खुद और ना ही अपने किसी फैमिली मेम्बर्स या अपने रिलेटिव्स को अलाउ करेगा कि वो शेयर्स खरीदें, राइट। ये अलाउड नहीं है, क्योंकि वो तो सारी डिटेल जानता ही है ना इस कंपनी की, वो तो सारी लीक कर देगा, इन्फ्लुएंस कर सकता है वो इस पूरे आईपीओ को। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग,
पहली बार कोई कंपनी शेयर मार्केट पे लिस्ट होती है उसको आईपीओ कहते हैं। सो ये अलाउड नहीं है। उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट देख ली है, अब हम बात करते हैं लैंडिंग और बोरोइंग के बारे में। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको अपनी लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी, यानी जिस एरिया में उसकी अथॉरिटी है वहाँ किसी के साथ भी लैंडिंग बोरोइंग वगैरह नहीं करनी है, राइट। फिर है लेंड मनी टू एनी पर्सन एट इंटरेस्ट, किसी को भी ब्याज पे लोन नहीं देना है, ओके। यहाँ पे एक्सेप्शन है जो हमें ध्यान रखनी है कि कोई भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपने रिलेटिव से या पर्सनल फ्रेंड से एक टेम्परेरी लोन ले सकता है स्मॉल अमाउंट का, फ्री ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ कोई इशू नहीं है। या किसी भी ट्रेडमैन के साथ थोड़ा बहुत कोई एडवांस पे वगैरह का थोड़ा बहुत मैटर रख सकता है, कोई इशू नहीं है, ओके। फिर 17वां जो पॉइंट है 17 इज अबाउट इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेटेडनेस। इंडेटेडनेस यानी कर्जे के नीचे दब जाना, और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी इज लाइक दिवालिया निकल जाना, यानी कि वो पैसे जो उसने लिए थे वो पे नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी चीज़ से उसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर कोई ऐसी प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट चल रही है जहाँ पे रिकवरी उससे की जा रही है पुराने डेट की, तो उसको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है, राइट। फिर 18 नंबर पॉइंट है इज़ अबाउट प्रॉपर्टी। वो मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल। फर्स्ट अपॉइंटमेंट पे उसको अपनी सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का ब्यौरा देना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो ओन्ड हो, एक्वायर्ड हो, लीज पे हो, मॉर्टगेज पे हो, उसके नाम पे हो, इनहेरिट की हुई हो, शेयर्स, डिबेंचर्स, कैश, मूवेबल प्रॉपर्टी, डेट्स, लाइबिलिटीज, सारा कुछ उसको बताना है, ओके। ये जो कंडीशन है ये जो ग्रुप डी एम्प्लॉइज़ पे लागू नहीं होगी, राइट। हाँ, गवर्नमेंट इसको आदेश दे सकती है बट ऑर्डिनरीली ग्रुप डी पे अप्लाई नहीं होगी। सो यहाँ पे एक एमसीक्यू बन रहा है, ₹10,000 का क्या मामला है ये देख लेते हैं। उसके पास मान लो कोई प्रॉपर्टी है मूवेबल, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा कोई सामान मान लेते हैं। अगर वो 10,000 से कम का है तो आप उसको सारे आइटम्स मिला के उनकी वैल्यू 10,000 से कम बन रही है तो उसको एज ए लंप सम दिखा सकता है। मान लो 5,000 का एक मोबाइल फ़ोन है, राइट, और इसी तरह से एक लैपटॉप है छोटा, इनकी सारी की वैल्यू मान लो 10,000 बन रही है तो ये आप दिखा दो, राइट। उसके बाद आती है बारी ग्रुप ए, ग्रुप बी ऑफिसर है, उनको एक एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है, यानी पूरे साल में एक ब्यौरा देना पड़ता है। उन्होंने जो भी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी है यानी ज़मीन वगैरह जो उन्होंने एक्वायर की, ऑन की या हेल्ड की, या लीज मॉर्टगेज, राइट, इसका एक साल में प्रोफॉर्मा भराया जाता है ज़मीन वगैरह इमूवेबल प्रॉपर्टी का। फिर है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर कोई प्रॉपर्टी लीज, मॉर्टगेज, परचेज, सेल, गिफ्ट में लेनी है तो वो बिना गवर्नमेंट को बताए नहीं कर सकता है, राइट। सो यहाँ पे दो चीज़ आती है, एक तो है प्रीवियस नॉलेज ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, एक आती है प्रीवियस सैंक्शन। सैंक्शन यानी अनुमति, प्रीवियस नॉलेज यानी इंटीमेशन, यानी अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है बंदा तो वो इंटीमेट कर सकता है, नॉलेज में ला सकता है उसकी। अनुमति कब लेनी पड़ेगी, यानी ये सैंक्शन लेना ज़रूरी है, सैंक्शन ऑर्डर एक निकलवाना पड़ेगा तब जाके वो ले पाएगा। अगर वो किसी ऐसे पर्सन से प्रॉपर्टी ले रहा है जो उसके साथ ऑफिशियल डीलिंग में है, मान लो किसी कंपनी का कोई मालिक है, उससे वो टेंडर वगैरह का काम करता है तो डीलिंग है ऑफिशियल, उससे अगर कोई ले रहा है तो गवर्नमेंट से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, सैंक्शन लेना पड़ेगा।
और ऐसे ही किसी बंदे से ले रहा है तो सिर्फ इंटीमेट कर दो, दैट इज इनफ, राइट? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है इमूवेबल प्रॉपर्टी, सॉरी मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह मान सकते हैं हम, या कोई फर्नीचर का सामान है, राइट? ऐसा सामान सो अगर उस पूरी मूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू उसकी 2 मंथ के बेसिक पे से ज़्यादा है तो उसको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, राइट? सो ये 2 मंथ्स बेसिक पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसे पर्सन से ले रहा है जिसकी उसके साथ ऑफिशियल डीलिंग है तो पहले की तरह उसको सैंक्शन लेना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी, यहाँ सिर्फ रिपोर्ट करना पड़ रहा है। सो ये एमसीक्यू बनने की संभावना पूरी है। 2 मंथ्स बेसिक पे, यानी किसी की बेसिक पे लेट से डबल ए होगी, फॉर एग्जांपल 44,900 है, अगर वो 90,000 का सामान ले रहा है यानी बेसिक पे का दुगना 90K, तो उसको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, राइट? 2 मंथ्स बेसिक पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सब रूल 5 है, इसमें है कि गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकती है ग्रुप सी और डी वालों को, राइट? फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी किसको हम कहेंगे। कुछ एक तो हम सोच पा रहे हैं जैसे कि कार या व्हीकल, राइट? और क्या सोच पा रहे हैं? घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है जैसे कि टीवी या रेफ्रिजरेटर वगैरह, ये तो जनरल हो गए, इसमें कोई इशू नहीं है। अब आता है जहाँ फंस सकते हैं, वो पॉइंट है ये। ज्वेलरी भी सिंपल है, कोई दिक्कत। इंश्योरेंस पॉलिसीज जिसका एनुअल प्रीमियम उसकी 2 मंथ की बेसिक से ज़्यादा है, 2 मंथ की बेसिक ध्यान रखना है। लोन्स भी इसके अंदर आ जाता है, राइट? मोटर कार, मोटरसाइकिल, हॉर्स इसके अंदर आ जाता है, कोई भी कन्वेंस का मोड हो। बाकी रेडियो, टीवी, रेफ्रिजरेटर ये सब तो आई गई। सो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ और लोन्स वगैरह ये इंपॉर्टेंट है, ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। कोई ये मत सोच लेना कि लोन वगैरह है वो मूवेबल इसलिए क्योंकि ये जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह हैं ये मूव कर सकती हैं किसी की तरफ भी, जैसे इसको पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, इसको बंद करवाया जा सकता है, तो मतलब चेंजेबल है, मूवेबल है, राइट? ऐसे ध्यान रख सकते हैं हम इसको। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी का क्या मतलब है? अगर ग्रुप ए ऑफिसर है तो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी होगी गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट, राइट? और कोई ग्रुप बी ऑफिसर है उस केस में होगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और अगर ग्रुप सी और डी है उस केस में हेड ऑफ ऑफिस। सो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बड़ा होता है, उसके नीचे होता है हेड ऑफ ऑफिस, क्योंकि डिपार्टमेंट अपने आप में बड़ा हो गया ना। ऑफिस तो छोटे मोटे हो सकते हैं, एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे ऑफिसेज हो सकते हैं छोटे छोटे ग्राउंड लेवल पे। सो हेड ऑफ ऑफिस होगा ग्रुप सी और डी के केस में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा ग्रुप बी के केस में, और गवर्नमेंट होगी ग्रुप ए के केस में। लिखा है ना, द गवर्नमेंट इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग एनी ग्रुप ए पोस्ट। ओके, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम बात करें प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी की, तो मान लो कोई बंदा फॉरेन सर्विस या डेपुटेशन पे है। फॉरेन सर्विस का मतलब यहाँ बाहर दूसरे देश वाला नहीं है, फॉरेन सर्विस यानी अपने काडर्स या अपने डिपार्टमेंट से बाहर किसी और मिनिस्ट्री में जाना। तो मान लेते हैं कोई बंदा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लेट्स से एजुकेशन में डेपुटेशन पे, डेपुटेशन यानी फॉरेन सर्विस, तो उस केस में प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी कौन होगी? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ,
क्योंकि ये इसकी पेरेंट काडर है, पेरेंट मिनिस्ट्री है। सो ये होगी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। फिर रूल 18 ये है, ये भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है बट फॉरेनर्स के साथ है, आउटसाइड इंडिया। तो ये सारी चीज़ें भी एक्वायर, मॉर्गेज, लीज, डिस्पोज, ये सब करना अलाउड नहीं है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, मूव ऑन। इसके बाद एक बहुत ही कंफ्यूजिंग रूल आता है, रूल 19, विंडिकेशन ऑफ एक्ट्स एंड कैरेक्टर्स ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। विंडिकेशन होता है, आपने मान लो कोई बुरा काम कर दिया, गलत काम कर दिया, तो उसको आप धोने की कोशिश करना, विंडिकेशन यानी बरी करना, अगर लीगल भाषा में कहा, माफ़ करना, या खुद का, आपके ऊपर कोई भी लांछन लग गया हो, आपकी बहुत बुराई की गई हो, तो विंडिकेट कर देना यानी उसको उस क्रिटिसिज्म से मुक्त कर देना, राइट, माफ़ कर देना, या यूँ कहो कि जो जो उसके खिलाफ बुरा कहा गया था उसको वापस ले लेना। दिस इज़ कॉल्ड विंडिकेशन ऑफ फैक्ट्स। सो लेट्स सी कि क्या कहते हैं। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो, उसने मान लो कोई पब्लिक एक्ट किया, ऑफिशियल एक्ट किया, कोई काम ऐसा कर दिया जिसके कारण उस पर बहुत पब्लिक ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, अटैक करना शुरू कर दिया, डिफेम करना शुरू कर दिया उसके कैरेक्टर को, उसने ऐसा कोई कांड कर दिया लेट्स से, या काम कर दिया ऑफिशियल एक्ट, तो उससे मुक्ति लेने के लिए, उससे विंडिकेट कराने के लिए खुद को, वो कोर्ट में नहीं जा सकता और प्रेस में नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता वो, राइट, बिना गवर्नमेंट से पूछे। हाँ, गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी, और 3 महीने के अंदर अंदर अनुमति नहीं मिलती है, विद इन 3 मंथ्स, तो मान लिया जाएगा कि अनुमति मिल गई है। सो ये विंडिकेशन वर्ड अपने आप में समझना इम्पॉर्टेंट है। आप पहले तो कोई कांड करते हो गलत, फिर उससे मुक्ति चाहते हो, तो उसको विंडिकेशन कहते हैं। आप ये साबित करने की कोशिश करते हो कि आपने कुछ ऐसा नहीं किया है, तो आप वो साबित कराने के लिए कोर्ट में या प्रेस में जाके खड़े हो जाओ, ये अलाउड नहीं है बिना गवर्नमेंट से पूछे। हाँ, अगर आपने प्राइवेट कैपेसिटी में कुछ ऐसा किया है तो आप बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन उसकी रिपोर्ट आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, राइट, कोई इशू नहीं है। ओके, सो ये हो गया विंडिकेशन, रूल 19 डन। फिर आता है कैनवेसिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल और अदर आउटसाइड इन्फ्लुएंस। कैनवेसिंग हम पहले ही देख चुके हैं, वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज हो रहा है, यानी किसी दूसरे से कोई काम करवाना, किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस करना, पुश करना। मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हम कैनवेसिंग करते हैं, यानी उसके लिए वोट मांगना, उसके लिए सपोर्ट मांगना, ये होता है कैनवेस करना, कैनवेसिंग। सो ये किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी भी अपनी इंटरेस्ट को फर्दर करने के लिए बाहर से वो कोई पॉलिटिकल और आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं ला सकता है। मान लो किसी बंदे का प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो बाहर से किसी नेता को बुला के आपके ऊपर, किसी आप अपने सीनियर के ऊपर प्रेशर लगाए, तो ये बात बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। तो आप कैनवेसिंग नहीं कर सकते हैं किसी बाहर वाले बंदे को कि भाई साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, आप देखिए इस चीज़ को। ये कैनवेसिंग करना होता है, आप दूसरे को जाके मनाओ, पुश करो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, आप मुझे बचाओ। इट्स लाइक दूसरे के आगे आप कैनवेस करते हो, ये अलाउड नहीं है, राइट। इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं, मान लो ये आपका सीनियर है, ये आप हैं जूनियर, ये आपको प्रमोशन नहीं दे रहा है, तो अब बाहर से ये कोई नेता है लेट्स से, आप इसके आगे जाते हो, कैनवेसिंग करते हो, यानी कि फेवर मांगते हो, और इस नेता को कहते हो इस पे प्रेशर डालो। ये करवाना बिल्कुल कंडक्ट रूल का वायलेशन है, दिस इज़ नॉट अलाउड, राइट।
फिर आ जाता है 21 21 मैरिज मैरिज के रिगार्डिंग है। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसको किसी ऐसे पर्सन से शादी नहीं कर सकती है करनी है जिसकी कोई स्पाउज है ऑलरेडी, राइट। ना ही गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी ना ही कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जिसकी कोई ऑलरेडी स्पाउज है उसको शादी करनी है, राइट। सिंपल। ओके, सो सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है कुछ केसेस में मल्टीपल शादियों के लिए। वो है अगर किसी सर्वेंट का पर्सनल लॉ अलाउ करता है, जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में अलाउड है तो वहाँ अलाउ किया जा सकता है, या कोई और ग्राउंड्स हैं। और कोई अगर अदर देन इंडियन नेशनलिटी से शादी करता है तो उसको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखनी है ये चीज़ें, इंटीमेट करना है, सैंक्शन लेना है। तो हम अब बहुत ही पास आ गए हैं इस वीडियो के एंड के। कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, दारू दूरू पीने के बारे में है ये रूल बाई यानी भाई, एंड ड्रग्स ड्रिंक्स, राइट। याद करने का तरीका है। सो गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई भी लॉ है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स से रिलेटेड उसको फॉलो करना है, और ड्यूटी के दौरान उसको किसी भी ड्रग के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, कोई भी ड्रग नहीं लेके आनी है, राइट। फिर देखते हैं किसी भी पब्लिक प्लेस में उसको ड्रिंक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग वगैरह नहीं लेनी है। पब्लिक प्लेस में जो हमारी बसेस वगैरह होती है, कन्वेंस वगैरह है, वो भी आ जाएगा, राइट। जहाँ पे पब्लिक एक्सेस कर सकती है उसको पब्लिक प्लेस कहते हैं, वेदर ऑन पेमेंट और अदरवाइज। तो ना तो वो पब्लिक प्लेस पे जाके ड्रिंक कर सकता है, और ना ही पब्लिक प्लेस पे ड्रिंक करने के बाद आ सकता है, राइट। मान लो ये कोई पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे बैठ के वो दारू पीने लग जाए, ये अलाउड नहीं है। अपने घर पे बैठ के दारू पी फिर पब्लिक प्लेस पे आ गया, ये भी अलाउड नहीं है, राइट। ये दोनों याद रखने हैं अपने को। फिर ये एक बेसिक सी बात है कि 14 साल से कम के बच्चों को एम्प्लॉय गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं करवाएगा, क्योंकि 6 से 14 साल के बच्चों को आर्टिकल 21A के तहत राइट टू एजुकेशन दिया हुआ है, ओके। और 0 से 6 साल वालों को क्या दिया हुआ है, कैन यू टेल मी। ये हमारा जो आर्टिकल 45 है DPSP का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहाँ पे 0 से 6 साल के बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन की बात कही गई है, ओके। सो दिस वाज जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सो इसी के साथ हमारा कंडक्ट रूल की जो मैराथन है ये समाप्त होती है। हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो यहीं से आएगा वरना नहीं आएगा। सो हमने पूरा कंडक्ट रूल ख़त्म कर दिया है। बाकी की वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको हमारा चैनल दिखेगा, और इसमें जो ये है प्लेलिस्ट में जाके आपको जो बाकी वीडियोस हैं, जैसे कि मैंने इसमें ऑलरेडी डाली हुई हैं, Q&A भी डाले हुए हैं और रूल्स मैराथन भी डाली हुई है। इसमें आप देख सकते हैं CCS लीव रूल्स मैंने डाली है, CCS CCA रूल मैंने अपलोड की है जिसके तहत पेनल्टी लगती है, GFR रूल्स, ऑफिस प्रोसीजर और
LTC रूल्स। सो हमने कंडक्ट रूल भी इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद जो है मैं FRSR पे, CCS पेंशन रूल पे, RTI पे, इन सब टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ। और आपको बहुत कम टाइम बचा है एग्ज़ाम के लिए, सो बहुत फोकस के साथ हमें पढ़ना है और अपना सिलेक्शन इंश्योर करना है, राइट। सो लेट्स wrap up this session and best wishes for your exam.